वेलकम टू ऑल अबाउट एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर। और इस पेपर में मेनली हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर जो फोर्थ चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। और आप ये मान के चलिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा हाफ ईयरली का वो काफ़ी सिमिलर होगा, मतलब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और इससे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई रहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस? अब हमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी सॉल्यूशन की, यह हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? विलयन की सांद्रता। तो विलयन की जो सांद्रता होती है, ठीक है, विलयन को हमें पता है कि विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। विलय प्लस विलायक। विलायक जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं जैसे जल, विलय जो कम मात्रा में लोगे जैसे नमक, चीनी, कुछ भी। और इन दोनों का समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी का मतलब दो चीज़ें आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, मतलब उसमें सिर्फ आपको एक ही फेज दिखाई दे, एक ही अवस्था दिखाई दे। जैसे आपने वाटर लिया और उसमें आपने NaCl या नमक मिला दिया, तो वाटर का जो स्टेट होता है, इसकी जो अवस्था होती है वो लिक्विड होती है, द्रव्य होता है, और NaCl का सॉलिड। लेकिन मिलाने के बाद हमें सिर्फ एक ही अवस्था प्राप्त होती है, लिक्विड। ये सॉलिड आपका पूरा खत्म हो जाता है। तो जब सिर्फ एक ही अवस्था है तो ऐसे मिश्रण, मतलब दो चीज़ें तो हैं इसमें लेकिन उसमें अवस्था सिर्फ एक ही बची, तो ऐसा मिश्रण आपका समांगी है। दूसरा होता है विषमांगी। इससे समांगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजेनस। तो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है आपका, दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। जो दूसरा होता है मिक्सचर उसे कहते हैं हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस विषमांगी। अब विषमांगी जो मिश्रण होता है उसमें आप जब दो चीज़ों को मिलाते हो, जैसे वाटर है और इसमें आपने रेत मिला दिया, ठीक है, सैंड, तो हमें पता है कि मिलाने के बाद भी आपको ये दोनों दिखाई देंगे। सैंड जिसकी अवस्था क्या है, सॉलिड, ठोस, और वाटर जिसकी अवस्था क्या है, लिक्विड। तो दोनों अवस्था अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजेनस। ऐसे मिश्रण को हम विलयन नहीं बोलते हैं। तो विलयन की परिभाषा एग्जाम में आपके आ सकती है या आएगी ही, इम्पॉर्टेंट है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। मेनली हमारे सिलेबस में बच्चे टू सब्सटेंसेस का ही सॉल्यूशन है। और इन टू सब्सटेंस जो आप लोगे, दो जो पदार्थ लोगे उसमें से एक को आप क्या बोलोगे? विलय, और एक को विलायक। विलय सॉल्यूट, विलायक सॉल्वेंट। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में सॉल्यूट। अब जब विलेन बन जाता है या सॉल्यूशन बन जाता है तो इसको एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। देन फिर आता है इम्पॉर्टेंट मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप हिंदी में कहते हो मोलरता। फिर आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम कहते हैं मोललता। थर्ड टॉपिक आता है हमारा बच्चा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसे मोल अंश या मोल प्रभास कहते हैं। और फोर्थ हमारे पास आता है नॉर्मेलिटी। बेसिकली ये अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉर्मलता। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे कि हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाते हैं। इनकी डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आना ही आना है एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों का, ये तो नहीं है सिलेबस में तो नहीं आएगा। तो मोलरता या मोलैरिटी क्या होती है? बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। डेफिनेशन आप ऐसे भी समझ के भी लिख सकते हो। एक लीटर सॉल्यूशन में
1 लीटर विलेन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, सॉल्यूट तो लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या द डेफिनेशन में ऐसे लिखोगे आप, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स से मतलब होता है मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए। फॉर्मूला आता है बच्चे इसका निकल कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के लिए स्मॉल n और सॉल्यूट के लिए हम कैपिटल V वर्ड यूज़ करते हैं। डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हम आयतन लेंगे, वॉल्यूम लेंगे लीटर में। फिर जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो मोल्स, ये मोल्स हैं, मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब दिया हुआ भार और उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार। नीचे भी क्या चल रहा है, V। अगर ये ml में है, लीटर में नहीं है, तो आप 1000 से भाग करोगे। दोबारा समझ लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, NB, इसकी जगह आपने ये पूरा लिखा। मोल निकालने का अलग से समझ लो, फॉर्मूला ये होता है W अपॉन M। W जिसका मतलब जो भी पदार्थ है उसका दिया हुआ भार होगा, और वो जो पदार्थ होगा उसका कुछ ना कुछ आणविक द्रव्यमान होगा, दोनों को भाग कर दोगे आपको मोल मिल जाएगा। तो और नीचे आयतन अगर आपका लीटर में है तब तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में है तो नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब ये फॉर्मूला हम पूरा रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ये इंटू वी, और वी किस में है, ml में। तो WB क्या हो गया आपका, दिया हुआ भार जो भी पदार्थ है। फिर MB क्या हो गया, उसका मोलर भार या आणविक द्रव्यमान, एक ही बात है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैं आपसे कह दूं कि 20 ग्राम आपके पास NaOH है, 20 ग्राम NaOH को मैंने 250 ml पानी में 250 ml वाटर में डिज़ोल्व किया है। या ये कह दो कि 20 ग्राम NaOH को आपने वाटर में डिज़ोल्व किया, किस में डिज़ोल्व किया, वाटर में, और जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम है 250 ml, टोटल वॉल्यूम 250 ml। तो ये जो सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलरता, तो मैं ये फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा वो देखो, WB, यहाँ पे NaOH आपका सॉल्यूट है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, यही विलय है, और दिख भी रहा है कि हम इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये जो 20 है ये दिया हुआ भार हो जाएगा, तो WB की जगह 20। अब MB क्या होगा, फॉर्मूला आपके सामने है ना NaOH, तो इस फॉर्मूले से आप इसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो या आणविक भार। Na का भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, सॉल्व करोगे 40। फिर आयतन, आयतन कितना है बच्चे 250 ml में है, तो 250 ऊपर 1000 लगेगा, ठीक है। बस आप सॉल्व कर लो, ये 4, ये हो गया आपके बच्चे 10, 10 से ये कट गया 2, आ गया 2। अब ये जो 2 आया है इसकी कुछ यूनिट भी तो होगी, मोलैरिटी 2 आ गई निकल के, तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर आप फॉर्मूले में देखो मोल था और नीचे लीटर था, तो ये यूनिट है मोलैरिटी की। ऐसे ही मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला होता है NB। हाँ, मोललता जिसे हम बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है, अगेन 1 kg सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल्स की संख्या मोललता कहलाती है। तो मोलैरिटी में आप 1 लीटर सॉल्यूशन में विलय के मोल्स देख रहे थे, मोललता में आप 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में विलय के मोल्स देखोगे। तो नीचे अब हमें सॉल्वेंट WA, जो सॉल्वेंट होता है विलायक, उसको हम A से दिखाते हैं और उसके भार को हम W लिखेंगे। तो अगर ये kg में है तो ठीक है, फिर बाद में फिर से आप NB को वैसे लिख लोगे WB अपॉन MB। ये जो आपका विलायक का भार है WA, अगर ये मान लीजिए ग्राम में है तो 1000 से भाग करोगे, और फिर जब सॉल्व करोगे तो WB अपॉन MB इंटू WA ग्राम में इंटू 1000। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल प्रति किलोग्राम। किसकी यूनिट है, मोललता की। मोललता को हम बच्चे स्मॉल m से दिखाते हैं, मोलरता को कैपिटल M से। फिर तीसरा जो है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन या अंश, मोल अंश। तो इसका सिंपल तरीका है, जो दो पदार्थ होते हैं विलयन में, उसमें एक को हमने विलय मान लिया और एक को विलायक। तो विलय के मोल्स मान लीजिए Nb हैं और विलायक है तो उसके भी मोल्स होंगे Na। तो मोल फ्रैक्शन या मोल अंश का क्या फॉर्मूला बन जाता है? मोल अंश को हम x से दिखाते हैं, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसे उसके साथ लगा दो। तो मतलब x के साथ मैंने b लगा दिया, मतलब मैं b के मोल अंश निकाल रहा हूँ, मतलब विलय के मोल अंश निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे Nb अपॉन Nb प्लस Na। ध्यान से देखो, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल्स ऊपर और नीचे, नीचे उस विलयन में जो भी पदार्थ हैं उनके मोल्स का योग। तो विलयन में हमारे पास दो ही पदार्थ हैं बी और ए, तो इनके मोल्स का योग नीचे हो गया। ऐसे ही अगर आपको मोल अंश ए का निकालना है तो इसके मोल्स आप ऊपर लिखोगे, नीचे तो टोटल में आप यही लिखोगे एन बी प्लस एन ए। तो मोल अंश को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी विलयन में एक पदार्थ के मोलों का संख्या अपॉन टोटल मोल्स उस विलेन में जितने भी उपस्थित हैं उनका जो अनुपात होता है, उनका जो फ्रैक्शन होता है, उनका जो रेशियो होता है, वो मोल फ्रैक्शन है। अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे? देखो, ऊपर भी आप मोल लेते हो, नीचे भी ये दोनों तो मोल ही हैं, तो मोल से मोल कैंसिल, कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ मोल फ्रैक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है आपकी सांद्रता में जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोल अंश। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं सिर्फ, सेकंड पीरियड में बच्चे 8 एलिमेंट आते हैं, थर्ड में भी 8 आते हैं। जो चौथा पीरियड होता है हमारा, ठीक है, जो चौथा आवर्त या पीरियड होता है उसमें 18 एलिमेंट आते हैं, पाँचवें में भी 18 एलिमेंट आते हैं, फिर छठे में 32, सातवें में 32। तो बहुत आसान है, आप आराम से याद कर सकते हो। पहले में 2, उसके बाद के 2 में 8 8, फिर बाकी 2 में 18 18 और लास्ट के 2 में 32। टोटल पीरियड्स हमारे पास कितने होते हैं जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल? 7। ग्रुप्स कितने होते हैं बच्चे टोटल? वो होते हैं आपके 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या निरूपक तत्व कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, थर्ड ऑप्शन। समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स या समस्थानिक वो होते हैं एक ही तत्व के वो परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या सेम होता है बच्चे? एटॉमिक नंबर, ये सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास, मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या सेम होगी, परमाणु भार अलग होगा, ये डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन के ले लो, 1H1, 2H1, 3H1, ये तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। कैसे? तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखा जाता है, और इनके परमाणु भार अलग है, 1 2 3। ऐसे ही कार्बन के होते हैं 12, 13, 14। ये कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप। कैसे? तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। ऐसे और भी हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं 16, 18। ठीक है, ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप की डेफिनेशन सिंपल अपने आप बना सकते हो, एक ही तत्व के वो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा बट परमाणु भार अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक अवस्था की स्थितियां क्या होती हैं? मानक अवस्था का मतलब होता है बच्चे स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम हमेशा टेम्परेचर लेते हैं कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है बच्चे 1 atm। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस को, तो अगर कहीं पर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 atm है तो वो मानक अवस्था, ये स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगी। ये केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे? हमने पढ़ा है कि एस और एस तो सिग्मा हमेशा बनाते हैं, ठीक है ना, एस और एस हमेशा सिग्मा बनाते हैं। एस किसी के साथ भी जुड़ता है, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ या पी जेड के साथ, तब भी सिग्मा ही बनना है। लेकिन अगर हमारे पास पी जो होते हैं, पी एक्स का पी एक्स से जुड़ना, पी वाई का पी वाई से जुड़ना और पी वाई पी जेड का पी जेड से, क्योंकि पी हमारे पास 3 टाइप के कक्षक होते हैं,
तो इसमें से देखो 1s पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 1s 2px ये भी सिग्मा बनाएगा। 2py और 2py बिल्कुल ये नहीं बनाएंगे सिग्मा, क्योंकि इनका इस तरीके से होता है आकार। ठीक है, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। और हम मान के चलते हैं कि पीजेड पीजेड वाले सिर्फ सिग्मा बनाते हैं, बाकी पीएक्स पीएक्स और पीवाई पीवाई कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो आंसर बच्चा आपका इसमें हो जाएगा थर्ड, 2py और 2py ये सिग्मा नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, पीरियड जो होता है वो किसकी वैल्यू बताता है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताता है। जैसे मान लो आपका कोई एक एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड में है, थर्ड, तो इसका मतलब उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें भी गया होगा उसकी जो क्वांटम संख्या होगी सामने 3 आएगी, मतलब जैसे 3p1 है। ठीक है, तो 3p1 का मतलब ये जो संख्या है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या बताती है, प्लस इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारा एलिमेंट थर्ड पीरियड में होगा। तो अगर आपको पीरियड पता है तो आपको कम से कम ये पता चल गया कि मुख्य क्वांटम संख्या उसकी वही है। अगर कोई तत्व आपका पांचवें आवर्त में है, पांचवें वाले में, तो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी, 5 होगी। निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली चुंबकीय किरणें कौन सी हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय किरणें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सी ऐसी रेडिएशंस हैं जिनके तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अब आपसे यहाँ पे डी का पूछा है, एस का पूछा जा सकता है, पी का और एफ का, किसी का भी। तो एस का होता है बच्चे NS1 to 2, एस में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक जाते हैं। पी का पूछा जाएगा तो NS2 NP1 to 6 हो जाएगा। पी में इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, सॉरी पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, पी में 1 से कहाँ तक, 6 तक, लेकिन एस पूरा भरा हुआ होता है। तो NS2 पूरा भरा दिखाओगे और NP लिखोगे इलेक्ट्रॉन 1 to 6। डी थोड़ा सा अलग है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डी में जो भरते हैं N-1 और NS2, मतलब एस वाला जो होता है वो पूरा भरा होता है, और डी जो होता है वो हमेशा एस का जो मुख्य क्वांटम संख्या है उससे एक कम वाला भरा जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक भरे जाते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक। अब क्या मतलब हुआ इसका, अगर 4s भर चुका है तो 3d भरा जाएगा 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक। तो इसीलिए अगर आप इसको n मान रहे हो तो यहाँ पे क्या हो गया, n-1। f में क्या होता है, इसमें n-2। ठीक है, f1 to 14, f में इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आते हैं, तो 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें n-1 आपका d होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 से 2 तक होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो ये बस रट लो थोड़ा सा। 0 से मतलब 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी में, मतलब नहीं जाएंगे, और कभी कभी अधिकतम 2 ही जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन फिर एस में पूरे भरे रहते हैं। एफ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है, देखो एन, N-1 N-2 ये कर लो, एस पूरा भरा हुआ दिखा दो, डी 0 से 2 तक, और एफ में तो इलेक्ट्रॉन कन्फर्म है 1 से 14 तक। तो फिलहाल हमारा आंसर इसका डी वाला है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इन ग्रुप 17 हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे अधिक होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अगर पूछी जाती है तो वो फ्लोरीन की अधिक होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लेने की जो टेंडेंसी होती है ना बच्चे, वो किसकी सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 69, हमारे पास एक ऑक्साइड है आयरन का, उसमें 69.9% Fe है, एंड देन ऑक्सीजन है आपका 30.1%। तो आपसे कहा जा रहा है कि मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करो। तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप एक टेबल बना लेते हो इस तरीके से, और इसमें कुछ ब्लॉक्स बना लेते हो, एक इस तरीके से ब्लॉक्स बना लो। पहले वाले ब्लॉक में आप एलिमेंट्स के नाम लिख लो, जो जो तत्व आपको दिए हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्व। तो हमारे पास Fe है,
और कौन है ऑक्सीजन। दूसरे वाले में उनका प्रतिशत लिख लो। तो Fe का प्रतिशत कितना है 69.9 और ऑक्सीजन का है बच्चे 30.1। ठीक है ना, ये हो गया। थर्ड में इनका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार, वो लिख लो। वैसे आपको एग्जाम में जनरली गिवन होगा, इन केस अगर गिवन नहीं आता है तो आप टीचर से मांग सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास जरूरी नहीं कि बच्चे को याद हो। तो जैसे आयरन का 56 होता है और ऑक्सीजन का 16, अरे याद है तो ठीक है, मत मांगना। फिर आप यहाँ पे, तो यहाँ तक की जो चीज़ होती है वो तो खैर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है। यहाँ से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है चौथे वाले कॉलम से। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र या इम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है बच्चे कि किसी भी यौगिक में कम से कम हर एक तत्वों के कितने कितने परमाणु लगे होंगे। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है वो, उससे छोटा फॉर्मूला और किसी, मतलब उस यौगिक का उससे छोटा फॉर्मूला और नहीं बन सकता। तो कैसे निकालते हैं वो देखो। मोल निकालने का तरीका आपको पता है, W/M। यहाँ पे जो प्रतिशत होता है इसे ही हम W मान लेते हैं। तो इसका मतलब जब मैं आयरन के मोल निकालूंगा तो 69.9 को बच्चे भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा 56 से। ठीक है, और जब ऑक्सीजन के मोल्स निकालूंगा तो मैं 30.1 को डिवाइड करूंगा 16 से। तो जब मैं डिवाइड करूंगा 69.9 को 56 से तो मुझे मिलेगा 1.24। ठीक है, तो वैसे तो यहीं पे लिख लेते हैं इसे 1.24। और जब मैं इसको भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा 30.1 को किससे, 16 से, तो मुझे मिला 1.88। अब देखो, ये मोल्स मिल गए, ये मोल मिल गए। अब लास्ट स्टेप ये आता है, इसे कहते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ठीक है, आपके जो मोल्स आए हैं उन्हें देख लो, और जो सबसे छोटा वाला मोल है उससे फिर दोनों को डिवाइड करो। अब यहाँ पे तो Fe और O दो ही तत्व हैं। Fe के मोल्स हैं 1.24 और इसके 1.88। तो 1.24 छोटा हो गया, तो 1.24 जो छोटा है उससे खुद को डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। और अब ये देखो, अब मैं 1.88 को भी 1.24 से ही डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24, तो ये बच्चे आ गया आपका 1.5। ठीक है, 1.51 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आया ना बच्चे, वो एक तो होल नंबर आया पूरा एक नंबर, लेकिन ये फ्रैक्शन है 1.5, 1.5। तो हमें इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 को 2 से, सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि वो एक नंबर बन जाए। तो मुझे पता है कि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 3 बन जाएगा। अब कोई कहेगा सर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। दो से इसलिए किया कि दो से करते ही 3 आ गया। अगर आप इसे 3 से करोगे या 4 से करोगे तो 6 आ जाएगा। तो नहीं, हमें सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, अगर 2 से हमारा आंसर नहीं आता, मतलब एक नंबर नहीं बनता, तब मैं 3 से करता या 4 से करता। 2 से ही नंबर आ गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने से 3 बन गया, ये होल नंबर। तो बस खत्म। तो इसको भी करोगे 2 से ही मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया 1.5 को 2 से ताकि एक नंबर बन जाए। तो यहाँ पे भी करोगे तो 2 × 1 कितना आ गया, 2। एक और चीज़ समझ लो, मान लो यहाँ पे हमारे पास में 1.5 की जगह पर 1.75 होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1.5 की जगह 1.75 होता, तो अगर आप 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर नहीं आएगा, वो आएगा 3.44। ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम आगे कोशिश करेंगे कि क्या किसी और नंबर से आएगा। तो जैसे मान लो मैं अब 1.75 की मल्टीप्लाई 3 से करके देखता हूँ। 3 से करके देखा मैंने, तब आंसर आया 5.25। अभी भी नहीं आया नंबर, नंबर आना चाहिए, पॉइंट चल रहा अभी भी। तब मैंने फिर 1.75 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करा, किससे कर लिया था, 3 से कर लिया था, 4 से। तो 1.75 को जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरा नंबर आ गया 7। तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 2 से नहीं करूंगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से नंबर नहीं आया था। तो ये डिपेंड इस पे करता है कि आपको सॉल्व करके यहाँ पे मिला क्या। फिलहाल 1.5 मिला है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो नंबर बन गया 3। इसको भी करोगे 2 से तो 2। अब Fe के सामने नंबर क्या है, 2, और O के सामने नंबर आया टोटल 3। तो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया बच्चे, क्या, Fe2O3। सामने के जो नंबर है उनके साथ लगा लो, Fe के साथ 2 लगा दो, O के साथ 3 लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन आयंस। तो ऐसे क्वेश्चन तो आने ही है। O2- है,
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 8, और 2 माइनस का मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए 10। तो 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा, 2p4 होता है ना, तो 2p6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया O2 माइनस का। फिर Na प्लस, अब आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +1 का मतलब ये कम हो गए, तो अब फिर से 10, 1s2, 2s2, 2p6, तो दोनों का सेम ही आएगा। और ऐसे आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब ऐसे आयंस है स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीडीएफ का संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षकों के बारे में बताइए। तो अगर n का मान 4 है और l का मान 0, तो सबको पता है s होता है, तो ये हो गया 4s, पहला आंसर हो गया। दूसरे में देखो n का मान 2 है और l का मान 1 है, l1 का मतलब बच्चे p होता है, तो ये हो गया 2p। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर मैं आपको लिख के दे दूं n का मान है 5 और l का मान है 2, तो आप 5 तो पहले लिख लोगे, और l का मान 2 का मतलब आप जानते हो d होता है, तो उसका आंसर 5d हो जाता। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट और ये दूसरा ग्लूकोज है, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बहुत आसान है, सोडियम कितने हैं इसमें, Na2CO3 लिख लो पहले आप। इसमें सोडियम कितने हैं बच्चे, 2, और एक सोडियम का भार होता है 23, प्लस एक कार्बन है और एक कार्बन का भार होता है 12, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, ये हो गया 46, ये हो गया 12, ये हो गया 48, सबको जोड़ दो आप, 8 to 10 और 16, 6 कैरी 1, 4 5 6 106, ये आंसर आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम में लिख सकते हो या यू में, कैसे भी। ऐसे ही ग्लूकोज का करोगे, C6H12O6, तो इसमें कार्बन कितने हैं 6, और एक कार्बन का भार कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 6 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। हर एक एलिमेंट को लिखने के बाद प्लस का साइन लगता है। 72 हो गया, 12×72, 12, और ये हो जाएगा 96, इस सब को जोड़ोगे तो वैसे ही मुझे याद है 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। फिर 10th क्वेश्चन, हुंस का रूल पूछा है आपसे। ठीक है, तो हुंस के रूल में ये कहा गया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है ना, जैसे पी में आपको, ये पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले आप सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद उनका जोड़ा बनाओगे। ठीक है, तो ये हुंस का नियम है। ऐसी डी में अगर आपके पास में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डी में कक्षक पहले आप 5 बनाओगे, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपने डी में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत है, ये हुंस का नियम नहीं मान रहा है। फिर इसमें सिग्मा और पाई की संख्या बतानी है, तो ये बहुत सिंपल है, C2H2, इसको आज जब बनाते हो आप, तो दो ही हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई, और ये तो सिग्मा ही है, ये भी सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा इसमें 3 हो गए और एक पाई। फिर नेक्स्ट है आपका इथीन, C2H4, तो इसको आप क्या बनाओगे, ऐसे बनाते हो, तो इसमें भी दो में एक सिग्मा एक पाई, बाकी सिग्मा 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 सिग्मा, तो इसमें 5 सिग्मा हो गए और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आज हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे इन क्वेश्चंस को फिर से आप एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, और ऐसे क्वेश्चंस और करने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पे हुंस रूल करा है, तो आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कर लो, जरूर आएगा। सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी आएगा कि n का मान और l का मान दे रखा है, तो बताओ कौन से कक्षक है। ठीक है, थैंक यू।